हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का सेकंड पार्ट भूमि संसाधन, जो कि पहले हमने यहाँ तक जो है पढ़ लिया था भू अधिनियम के अंतर्गत। उसके बाद जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मृदा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मृदा मृदा यानी कि मिट्टी। तो जितना हम लोग जो है भूमि संसाधन के अंतर्गत जितना भी बात जो है पढ़े हैं पिछले अध्याय में, मतलब पिछले जो पार्ट में, उसका पूरा मकसद जो है मिट्टी से है, यानी भू संसाधन यानी कि पूरा जो है मृदा के अंतर्गत आता है। तो जब हम भू संसाधन की बात करते हैं तो हम प्रमुख रूप से मिट्टी या मृदा की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम भी भू संसाधन की बात करते हैं तो हम प्रमुख रूप से मिट्टी या मृदा की बात कर रहे हैं। यह संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण अंश है। तो जो हमारा जो मिट्टी है, जो हमारा मृदा है, वो भू संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण अंश है। सामान्य अर्थों में पृथ्वी के धरातल के ऊपरी परत या मिट्टी जिसमें वनस्पति उगती है मृदा कहलाती है। तो इसमें एक क्वेश्चन उभर कर आता है, बनकर आता है कि मृदा किसे कहते हैं। तो जो सामान्य अर्थों में जो पृथ्वी से धरातल के ऊपरी परत पर या मिट्टी पर जो वनस्पतियां उगती है उसे हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। तो आपको इसको नोट कर लेना है कि मृदा किसे कहते हैं। आगे चलते हैं। मृदा चट्टानों के विघटन से बनती है और इसमें जलवायु, वनस्पति आदि की प्रमुख भूमिका है। तो जो मृदा है यानी कि मिट्टी है, वो चट्टानों, जो बड़े बड़े जो चट्टान हैं उससे विघटित होकर बनती है और इसमें जो है जलवायु, वनस्पति आदि की प्रमुख भूमिका भी है। चट्टानें गर्मी, सर्दी और पानी से प्रभावित होकर छोटे छोटे कणों में जो है टूटती जाती है। इसमें वनस्पति व जानवरों के अवशेष मिले होते हैं जो है इसमें, यानी कि इसमें बताया गया है कि जो चट्टानें हैं वो गर्मी, सर्दी और बरसात यानी कि मौसम से प्रभावित होकर छोटे छोटे कणों में टूट जाती है और जो है बारीक कणों में जो है अलग हो जाती है। इसमें वनस्पति व जानवरों के अवशेष भी मिले होते हैं। यदि कोई जो है जानवर मृत मृत हो गया तो वो भी उसमें मिल जाता है, या वनस्पति पेड़ पौधे भी उसमें, उसकी पत्तियां जो है उसमें गिर कर जो है मिल जाती है और लंबे समय के बाद ये मृदा में जो है परिवर्तित हो जाता है। मृदा से वनस्पतियां पोषण प्राप्त करती है और अन्य जीव व जानवर वनस्पतियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि जो मृदा से वनस्पतियां जो है अपना भोजन प्राप्त करती है, जैसे कि कोई पौधा है वो मृदा से यानी कि मिट्टी से अपना भोजन प्राप्त करती है और उस जो पौधे से जो है जो जीव और जानवर है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो अपना भोजन जो है प्राप्त करते हैं। मृदा न केवल जीवधारियों को भोजन उपलब्ध कराती है बल्कि इसका उपयोग ईंट, बर्तन, खिलौना, मूर्ति, खपरा आदि निर्माण में भी किया जाता है। यानी कि जो मिट्टी है वो केवल भोजन उपलब्ध कराने के काम नहीं आती, इसका जो है अनेक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि इसका उपयोग ईंट बनाने में किया जाता है, बर्तन बनाने में, खिलौने, मूर्ति और खपरा मतलब जो बनाते हैं उसमें भी उसका उपयोग किया जाता है। ग्रामीण भारत के मकानों में दीवारों एवं फर्श की लिपाई पुताई भी मिट्टी से किया जाता है। यानी कि जो ग्रामीण जो इलाके होते हैं, ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जो घर की लिपाई भी मिट्टी से किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप कभी मकान की नींव या कुआं खोदते हुए देखें तो पाएंगे कि मिट्टी ज़मीन की कई परतों में बिछी हुई है। यानी कि आप जो है कई बार जो है मकान की जो नींव या कुआं खोदते हुए देखे होंगे तो पाएंगे कि जो ज़मीन मिट्टी जो है ज़मीन में कई परतों में जो है बिछी हुई है। मृदा की इन क्षैतिज परतों को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। तो इसमें भी एक इसको याद रख सकते हैं कि मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं। तो जो ज़मीन में जो है मिट्टी जो है ज़मीन के अंदर कई परतों में पाई जाती है, तो इसे ही क्या बोलते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। मृदा की परतों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है: जैविक परत, खनिज परत और आधार परत। तो आपको इसको भी याद रखना है कि मृदा को, मिट्टी की जो परत है उसको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है: जैविक परत, खनिज परत और आधार परत। तो नीचे दिए गए चित्र को देखें, उसमें जो मतलब जो दिया गया चित्र है इसमें जो है पूर्ण रूप से जो है बताया गया है।
तो इसी आधार इसके ऊपर क्रमशः सी, बी, ए और ए परत है। तो आप इस मृदा परिच्छेदिका का चित्र देख सकते हैं। तो ये जो ऊपर वाला जो परत है इसी में जो है ये जैविक परत कहलाता है। और इसके जब उसके बाद इसमें दिया गया है, तो आप इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला है अपना जैविक परत। तो जैविक परत क्या होता है? तो यह सबसे ऊपरी परत है और इसमें ओ और ए सम्मिलित है। तो जो जैविक परत में यानी कि ये वाला जो परत है उसमें मतलब ये दोनों जो परत है उसको हम बोलते हैं जैविक परत। और इसमें इसकी ऊपरी परत है और इसमें ओ और ए जो है सम्मिलित है। और ओ परत में पेड़ पौधे एवं जंतु जो है अब अपघटित अंश मिला है, जिसे ह्यूमस भी कहा जाता है। तो जो ए और ओ जो परत है उसमें जो है जीव जंतु और पेड़ पौधों के अपघटित अंश जो है मिले हुए हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ह्यूमस कहते हैं। इसके नीचे ए परत है और जो खनिज परत होती है, मतलब जो इसके नीचे जो ए वाला परत है वो खनिज का परत है, जो ए वाला परत है वो खनिज का परत है। उसके बाद चलते हैं। किंतु जिस कारण इसमें जैविक पदार्थों की अधिकता है, किंतु यह ओ परत से अधिक प्रभावित होता है, जिस कारण इसमें जैविक परतों की अधिकता होती है। जैविक परत की मोटाई भिन्न भिन्न होती है। नदी घाट के निचले भागों में इसकी मोटाई सर्वाधिक होती है। जैविक परत पर कृषि कार्य होता है एवं वनस्पतियाँ उगती है। तो देखा जाता है कि जो नदी नदी जो इलाके हैं, नदी वाले इलाके, तो उसमें जो है इसमें इसकी भाग जो मोटाई होती है वो सर्वाधिक होती है। और जो जैविक परत है उस किसी कार्य का होता है और इसमें वनस्पतियाँ भी अच्छी से उगती है। इस कारण यह परत बहुत ही महत्वपूर्ण है। किंतु अपरदन का प्रभाव सबसे पहले इसी परत पर पड़ता है, यानी कि जो मृदा अपरदन या मिट्टी अपरदन का जो प्रभाव है वो इसी परत यानी कि जैविक परत पर जो है बहुत मतलब सबसे पहले पड़ता है। फसलों के लिए कीटनाशकों का प्रयोग हो या कचरों का निस्तारण सभी इसी परत को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो जैसे फसल में कीटनाशकों का जो प्रयोग करते हैं या कचरों का जो निस्तारण करते हैं, वो इसी परत को सबसे अधिक क्या करता है? प्रभावित करता है। तो आगे चलते हैं। सेकंड नंबर का परत है वो खनिज परत। तो यह बीज की परत होती है जिसमें बी परत सम्मिलित है। तो यह जो है बीज का परत होता है जिसमें जो है बी परत सम्मिलित है। जो बी वाला दिख रहा है उसे बोलते हैं खनिज परत। यह खनिज परत होती है जिसमें जीवांश की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। इसमें जो है जीवांश यानी कि जीवों के जो अंश है उसमें उसकी मात्रा जो है बहुत कम पाई जाती है। जैविक परत की तुलना में इसके कण मोटे होते हैं, यानी कि जो जैविक जो परत है उसके तुलना में परत मतलब उसके जो तुलना में इसके कण जो है मोटे होते हैं। इस परत तक उन पौधों की जड़ें पहुंचती है जिनकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती है। यानी कि जो यह परत है उसमें जो है उन पौधों की जो जड़ है वो पहुंचते हैं जिसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती है। उदाहरण स्वरूप टमाटर के पौधे की जड़ें जैविक परत तक सीमित रहती है, जबकि आम के पेड़ की जड़ें खनिज परत तक जाती है। यानी कि उदाहरण के स्वरूप हम समझने का प्रयास करेंगे तो जो टमाटर का जो पौधा हम लोग उगाएंगे तो वो मात्र जैविक परत तक जो है सीमित रहेगा। और यदि हम आम का पौधा जो लगाएंगे तो उसकी जड़ें जो है खनिज परत तक उसकी जड़ें जो है जाएंगी। तो इस प्रकार से यह था खनिज परत। उसके बाद आता है आधारी परत। यह सबसे निचली परत है। इसमें सी और आर परत सम्मिलित है, जिसमें आर आधारी चट्टान होती है और सी और विखंडन से सी परत का निर्माण होता है। तो इसमें जो है जो चट्टान जो बनता है चट्टानी, वही इसमें इसके अंतर्गत आता है। तो जिसमें जो आर है वो आधारी चट्टान है और सी विखंडित चट्टान के अंतर्गत आता है। यानी कि जो टूटा फूटा जो चट्टान है वो सी के अंतर्गत आएगा और जो पूरा जो चट्टान है वो आर जो आधारी परत के अंतर्गत आता है। उसके बाद चलते हैं भारत में मृदा का वितरण। तो भारत में जो है जो मिट्टी है वो कहाँ कहाँ जो है कौन कौन से प्रकार की जो है मिट्टी पाई जाती है, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अपने देश में मुख्य रूप से 6 तरह की
मृदाओं का फैलाव है। तो अपने देश में देखा जाए कि मुख्य रूप से कितने प्रकार की, तो 6 तरह की मृदाओं का जो है फैलाव है। तो इसको आपको याद रखना है कि अपने देश में 6 तरह की जो मिट्टी पाई जाती है। इनमें प्रमुख से जड़होर मिट्टी, जड़होर मृदा है जो नदियों के मैदानों में बिछी हुई है। तो जो जड़होर मृदा की जलहोड़ मतलब जो नदी के द्वारा जो है मैदानों में बिछाई जाती है उसको बोलते हैं जलोढ़ मृदा, मतलब जो नदी के द्वारा जो है लाई जाती है मैदानों में। तो इसमें जो है यही प्रमुख रूप से है। यह अत्यंत उर्वरा मृदा है और खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। और यह जो मृदा है वो बहुत ही उर्वरक से बहुत ही भरपूर है और यह खेती के लिए बहुत ही क्या है, उपयुक्त है, बहुत ही आवश्यक है। छत्तीसगढ़ की अधिकांश भूमि पर लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। जो छत्तीसगढ़ की जो अधिकांश भूमि है उसमें जो है लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातुओं के प्रसार के कारण होता है। यानी कि जो कच्चा लोहा जो होता है उसके कारण जो है इनका जो रंग है वो लाल और पीला हो जाता है। इनका पीले रंग में इसमें जल योजन के कारण होता है। यानी कि जो लाल रंग का कारण लौह धातु के प्रसार होने के कारण होता है और जो पीला रंग का कारण है वो जल योजन के कारण होता है। तो इसमें बताया गया है कि भारत के पश्चिम प्रांतों में काली मिट्टी पाई जाती है। यानी कि जो भारत के जो पश्चिमी प्रांत है उसमें काली मृदा यानी कि काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि कपास गेहूँ आदि खेती के लिए क्या है, उपयुक्त है। जो कि कपास यानी कि जो रुई होता है और जो गेहूँ आदि की खेती के लिए क्या है, उपयुक्त है। काली मृदा बहुत महीन कणों से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। यानी कि जो काली मृदा होती है मतलब काली मिट्टी जो बहुत ही महीन कण यानी कि बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है और इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है, बहुत होती है। मतलब ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन के रूप में आता है कि किसकी मतलब नमी धारण करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, तो काली मिट्टी यानी कि काली मृदा की नमी धारण करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। उसके बाद चलते हैं, भारत के अधिक वर्षा वाले प्रदेश में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। यानी कि जो अधिक वर्षा वाले प्रदेश हैं जैसे कि मेघालय की तरफ, तो वहाँ पर जो है लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लैटेराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। आपको पहले भी बताया कि जो उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है लैटेराइट मृदा जो है विकसित होता है। तो जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर जो है लैटेराइट मृदा पाई जाती है। भारी वर्षा से इनका उर्वरक तत्व बह जाता है। यानी कि जो भारी वर्षा होती है जिससे इनका उर्वर तत्व जो है बह जाता है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है, जिसके कारण इस पर खेती करने के लिए जो है अधिक खाद का प्रयोग करना पड़ता है। इसके अलावा थार मरुस्थल और शुष्क मृदा वाले और हिमालय के पर्वतीय वन मृदा पाई जाती है। यानी कि जो हिमालय है, जो हिमालय पर्वत है वहाँ पर जो है पर्वतीय वन मृदा जो है पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो है मिट्टी जो है पाई। तो इसमें हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में जो है मृदा किस प्रकार पाई जाती है। तो देखते हैं कि जो वन मृदा है जो पूरी तरह से काला है वो इधर का क्षेत्र आता है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है पूरा हिमालय का क्षेत्र है। तो ये इसमें जो है पूरा वन मृदा जो है पाया जाता है। अगला चलते हैं जड़होड़ मृदा। तो इसमें जो है ये जो दिख रहा है पूरा जो नदियों के द्वारा बनाया गया है तो यही है। और उसके बाद चलते हैं लाल और पीली मृदा। तो जो हमारा जो ये छत्तीसगढ़ वाला जो जगह है, एरिया है, उसमें जो है ये जो काली और पीली मृदा जो है पाई जाती है। उसके बाद चलते हैं ये काली मृदा वाला क्षेत्र। तो ये जितना भी इधर का इलाका है उसमें काली मृदा जो है पाया जाता है। उसके बाद जो लैटेराइट मृदा यानी कि जो इधर का इलाका जो है मेघालय की तरफ का, मतलब अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं उधर के तरफ का ये लैटेराइट मृदा का। और जो शुष्क क्षेत्र है यानी उसमें जो है इधर की तरफ और जो रेगिस्तान की तरफ जो है इन सब जो इसमें जो है शुष्क मृदा जो है पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है भारत में मृदा पाया जाता है। तो आपको यदि समझना है तो अपने बुक से जो है अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। उसके बाद चलते हैं भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, यानी कि भूमि का किस प्रकार से हम लोग संरक्षण करें इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो
तो यह भूमि पूर्वजों से विरासत में मिली है और इसे हमें सही हालत में आने वाली पीढ़ी को सौंपना है। तो ये जो भूमि है हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है और इसे हमें आने वाले पीढ़ी को भी सौंपना है। मानव अपने क्रियाकलापों के माध्यम से भूमि को सर्वाधिक संवर्धित कर रहा है या फिर उसे क्षति पहुंचा सकता है। तो मानव जो है अपने क्रियाकलापों से वह चाहे तो उसे अच्छे से रख सकता है या फिर उसको क्षति भी पहुंचा सकता है। किसी भूमि की गुणवत्ता को हम किस तरह से आंक सकते हैं? भूमि किस हद तक जंतुओं को पनपने में मदद करती है और कितने टिकाऊपन के साथ हमारी मदद कर सकती है, उससे उसकी गुणवत्ता का आकलन कर सकते हैं। तो यदि हमें भूमि की गुणवत्ता को जांचना है तो हमें इन बातों को अच्छे से समझने की ज़रूरत है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। यह क्षमता धरती के अलग अलग जगहों पर अलग अलग होगी। जैसे कि हमने पिछले अभी पढ़ा कि अलग अलग जो है मृदा पाई जाती है, तो जो धरती या जो क्षमता है वो अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग होती है। मरुस्थल और सदाबहार वन के क्षेत्रों में भूमि की यह क्षमता एक जैसी तो नहीं होगी, लेकिन जब किसी क्षेत्र की भूमि की क्षमता पहले से कम होने लगती है तो हम उसे भूमि का निम्नीकरण कहते हैं। यानी कि जो मरुस्थल, रेगिस्तान और जो सदाबहार जो वन हैं, उनमें जो भूमि क्षेत्र की क्षमता तो एक जैसी नहीं होगी, या इसको ये तो सबको पता है। लेकिन जब किसी क्षेत्र की भूमि की क्षमता पहले से कम होने लगती है, उसकी जो क्षमता है वो पहले से जो है कम होने लगती है, तो उसे हम भूमि का निम्नीकरण कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि भूमि का निम्नीकरण किसे कहते हैं। तो जब किसी क्षेत्र की भूमि का क्षमता पहले से कम होने लगती तो उसे हम भूमि की निम्नीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर बाढ़ के कारण किसी खेत पर रेत बिछ जाए तो वह किसी या चराई योग्य नहीं रहे तो हम उसे निम्नलिखित जमीन कहेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि यदि कहीं पर बाढ़ आ जाए और जो खेत है उसमें रेत बिछ जाए तो वह कृषि या चराई योग्य नहीं रहे तो उसे हम निम्नीकृत जमीन कहेंगे। उस जमीन पर पौधे व अन्य जीव जंतु व मनुष्य को पोषण अब पहले जैसे नहीं मिल पाएगा। यदि अब उसमें जो है अब वह कृषि योग्य नहीं रहेगा तो उसे अब हम लोग निम्नीकृत जमीन कहेंगे। उसके बाद चलते हैं, मानव क्रियाकलापों के कारण भी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, यानी कि जो उसकी जो क्षमता है वो कम होने लगी है। मानव विभिन्न प्रकार से भूमि के निम्नीकृत का कारण बनता है। अक्सर सूखे या ढलुआ प्रदेश की भूमि पर जब हम हल चलाकर खेती की जाती है तो वहाँ की महीन मिट्टी हवा के साथ उड़ जाती है या पानी के साथ बह जाती है और केवल मोटे कण और कंकड़ रह जाते हैं। यदि हम किसी अक्सर सूखे या ढलुआ प्रदेश में, यानी कि जो सूखे प्रदेश हैं उसमें जो है हल चलाकर यदि हम खेती कर रहे हैं तो जो मिट्टी के कण हैं वो उड़ जाते हैं और जो बड़े बड़े जो कंकड़ रह वो भी वो ही बचते हैं। ऐसी भूमि में कोई घास या फसल नहीं हो सकती। तो जो ऐसी भूमि है उसमें न तो कोई कोई घास उगती है और न ही कोई फसल। आपने राजस्थान का नहर का उदाहरण पढ़ा था, यानी कि जो आ, हमने जो पिछले अध्याय में पढ़ा कि राजस्थान नहर का, तो उसमें हमने देखा था कि रेगिस्तानी प्रदेश में नहर से सिंचाई करने से नीचे के लवण पदार्थ पानी के साथ ऊपर उठकर मिट्टी की सतह पर जम जाते हैं। तो राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर वाला जो पढ़े हैं हम लोग, तो उसमें जो है बताया गया था कि रेगिस्तानी प्रदेश में नहर से सिंचाई करने से नीचे के लवण पदार्थ पानी के ऊपर उड़ जाते हैं और जम जाते हैं, जिससे उस मिट्टी पर पौधे नहीं उग पाते। यह भी भूमि के निम्नीकरण का उदाहरण है। तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि के कारण भूमि दलदल बन रहा है और मिट्टी का लवणीकरण हो रहा है। यानी कि जो जो अत्यधिक सिंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वो अब जो है दलदली क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं और जो मिट्टी का लवणीकरण भी हो रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भी सूखे इलाकों में अत्यधिक चराई भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो जो गुजरात, राजस्थान और जो महाराष्ट्र है उसमें जो है अत्यधिक जो चराई होने के कारण वो भूमि जो है निम्नीकृत हो रहा है। भूमि की क्षमता से अधिक पशुओं की चराई से न केवल घास का आवरण और पौधे नष्ट हो जाते हैं बल्कि उसकी ऊपरी
परत मिट्टी भी हवा के साथ उड़ रही है, यानी कि जो अत्यधिक पशुओं की चराई से भी जो भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, ऐसा इसमें बोला गया है। ओपन कास्ट उत्खनन से भूमि की ऊपरी परत को हटाकर नीचे बड़े गड्ढे खोदकर खनिज निकाला जाता है। उसके बाद वहाँ की जमीन किसी उपयोग के लायक नहीं रह जाती। यह भी भूमि निम्नीकरण का कारण है। जैसे कि जो भी खनिज निकालते हैं उसको निकालने के लिए जो है गड्ढे खोद दिया जाता है और उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद वह ज़मीन किसी उपयोग के लायक नहीं रह जाती। तो यह भी एक भूमि निम्नीकरण का कारण है। खनन के बाद खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुले छोड़ दिए जाते हैं। तो जो खनन करने के पश्चात उसको ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं, जिससे जो है ये एक तो भूमि निम्नीकृत भी होती है और साथ ही वो दुर्घटना का भी कारण बन सकता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में खनन वन भूमि निम्नीकरण का कारण बना हुआ है। तो ये जो झारखंड, छत्तीसगढ़ जो है वो भी इसमें जो है भूमि निम्नीकरण का कारण बना हुआ है। सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में खड़िया मिट्टी और सेलखड़ी के उपयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल हो रहा है। यानी कि जो सीमेंट उद्योग में जो है जब उसको निर्माण किया जाता है तो जो वायुमंडल है उसमें जो है बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण जो है फैल रहा है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया जो है रुक जाती है। यानी कि जब इसमें सीमेंट का जो धूल है वो जब चिपकने लगता है मृदा में तो इसमें जल सोखने की क्रिया जो है रुक जाती है। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाले अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। यानी कि जैसे ही वह जो सीमेंट के जो कण हैं वो परत में चिपकते जाते हैं तो वैसे वैसे उसके जो जल सोखने की क्षमता है वो कम होते जाती है। इसके बाद चलते हैं। विभिन्न गणनाओं के अनुसार इस समय भारत में लगभग 13 से 19 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। आप लोग यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि कितना सारा जो ज़मीन है वो भूमि जो है निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। जो 28% भूमि है वो निम्नीकृत वन के अंतर्गत है और 56% जल से अपर्दित है, यानी कि जो जल से उसका जो है अपर्दन हुआ है, और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। छत्तीसगढ़ में लगभग 47,84,000 जो भूमि है वो राज्य की कुल भूमि का 35% निम्नीकृत से प्रभावित। तो आप लोग यहाँ पर अनुमान कितना सारा जो भूमि है, कितना हेक्टेयर भूमि है वो जो है निम्नीकृत है। उसके बाद चलते हैं। यह मुख्य रूप से पानी द्वारा क्षरण और भूमि से की अम्लीय का कारण है। अम्लीयता भूमि क्षरण का कारण होता है और फसलों को प्रभावित करता है। यानी कि जो अम्लीयता है वो भी भूमि क्षरण का एक कारण है और यह फसल को भी प्रभावित करता है। अम्लीयता को नियंत्रित करने के लिए मिट्टी में चूना मिलाया जा सकता है। दुर्ग, जांजगीर, कोरबा और रायपुर जिलों में उत्खनन के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। तो जो ये जो जिले हैं दुर्ग, जांजगीर, कोरबा, इन सब में जो है उत्खनन के कारण यानी इनके कारण जो है भूमि का निम्नीकरण हुआ है। उसके बाद चलते हैं। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनारोपण और चारागाहों को उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। यानी कि जो भूमि जो निम्नीकृत है उसको जो है सुलझाने के लिए जो है अधिक से अधिक वनारोपण यानी कि पेड़ लगाने की ज़रूरत है और चारागाहों को उचित प्रबंधन की आवश्यकता है। जो भूमि कृषि योग्य नहीं वहाँ जंगल लगाना या चारागाह विकसित करना उचित होगा। इसी तरह सिंचाई को भूमि की क्षमता के अनुरूप रखकर दलदलीकरण और लवणीकरण जैसी समस्याओं से भी बचाया जा सकता है। तो यदि भूमि को जो है मिट्टी को जो है निम्नीकरण से जो है बचाना है तो हमें सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा और वनारोपण और यानी कि सबसे अधिक वन और जो है चारागाहों का उचित नियंत्रण करके मतलब प्रबंधन करके इसमें कुछ हद तक जो है इसका समस्या को सुलझाया जा सकता है। और जो भूमि जो है कृषि योग्य नहीं है वहाँ पर जंगल लगा सकते हैं या फिर चारागाह का विकास करके इसका उचित प्रबंध भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं सोच रहा हूँ कि पाठ आपको थोड़ा लंबा हो गया था, तो आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।